अभी ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्टेड ये एक अलग कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं CRZ। तो ये CRZ क्या होता है? कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो ये वर्डिंग से पता चलता है कि ये स्पेसिफिक जोन है और ये कोस्टल एरिया रिलेटेड जोन है। तो जहां पर भी ओशन होता है, जिनको हम समुद्र किनारे कहते हैं, तो ऐसे जो एरियाज हैं जिसको हम कह सकते हैं CRZ। तो ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज डिफाइन हो चुके हैं और यहाँ पे उन्होंने CRZ के लिए रिलेटेड एक एक्ट भी लाया था जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर 1991 में गवर्नमेंट ने लाया है इंडिया में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है उन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, इकोसिस्टम प्रोटेक्शन के लिए ये CRZ रेगुलेशन लाया था। तो एग्जैक्टली ये CRZ में इंपॉर्टेंट बातें क्या है? तो अगर ये आपने MOEF का नोटिफिकेशन देखा तो MOEF के नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे कोस्टल लैंड जो है, ये कोस्टल लैंड डिफाइन की है और जहां पर ये हाई टाइड लाइंस होती है तो हाई टाइड लाइन से 500 मीटर तक, और ये अगर आप देखेंगे कुछ बैंक्स होते हैं क्रिक्स के, या फिर जो एस्चुरीज होती है या बैक वाटर होता है, जैसे कि डैम का बैक वाटर होता है या रिवर का कुछ एरिया होता है, तो वहां से अगर आप देखेंगे तो 100 मीटर का एरिया। तो अगर हाई टाइड लाइन है तो 500 मीटर एरिया, और बाकी के अगर बैक वाटर या रिवर एस्चुरीज क्रिक्स का अगर बैंक से तो 100 मीटर एरिया। तो इस एरियाज में जो टाइड फ्लक्चुएशंस होता है तो ऐसे रीजन्स में आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसको हम कोस्टल रेगुलेशंस जोन रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस मेनली है कि आपको ये 500 मीटर एरिया में हाई टाइड लाइन से या फिर 100 मीटर एरिया में क्रिक्स एस्चुरीज या बैक वाटर्स या रिवर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई परमिशंस नहीं मिलेंगे, जिनको हम नॉर्मली डेवलपमेंट एक्टिविटीज कहते हैं। तो कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज, कोई अलग अलग एक्टिविटीज जिनकी वजह से एनवायरमेंट या इकोसिस्टम्स पे एडवर्स इंपैक्ट हो, ऐसी कोई एक्टिविटीज के लिए आपको परमिशन नहीं मिलेंगी। ये जनरलाइज रिस्ट्रिक्शंस है CRZ ओरिएंटेड। तो ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों है, इसके लिए अगर आपको जानना है तो आपको पहले टाइड्स और टाइड लाइंस मालूम करनी चाहिए, फिर हाई टाइड लाइन, लो टाइड एरिया क्या होता है वो आपको मालूम करना चाहिए, और उसके बेसिस पे फिर आपको पता चलेगा कि ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों है। तो ये टाइड लाइंस और टाइड्स क्या होते हैं? तो टाइड्स यानी जैसे कि आपको मालूम है कि समुद्र में हमेशा भरती और ओहटी जिसको हम कहते हैं, भरती यानी कि जो रीजन है जहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आएगा, पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आएगा, और ये नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो ये मंथ में एक महीने में 2 बार होता है, जैसे कि पूर्णिमा और अमावस्या जिसको हम कहते हैं। तो ये फुल मून और नो मून जिसको हम कहेंगे, तो यहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड एरिया यहाँ पे जनरेट हो सकता है। तो ये एरिया में जिस लाइन तक ये हाई टाइड पॉसिबल है वो लाइन यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगी, और उसी हिसाब से यहाँ पे ये लाइंस यहाँ पे फाइनलाइज हो सकते हैं। तो ये टाइड लाइंस आपको फाइनल करने के लिए आपको जो हम कहते हैं पहले आपको सन, मून और अर्थ की पोजीशन की वजह से आपको जो हाई टाइड और लो टाइड होता है, जो फुल मून और न्यू मून पीरियड में होता है, वो पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए, और जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि हाई टाइड लाइन एरिया क्या होता है और लो टाइड लाइन एरिया क्या होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे ये डायग्राम या पिक्चर में आपको दिखाई देता है हाई टाइड लाइंस किसकी वजह से होती है, और ये डायग्राम में पता चलता है कि हाई टाइड रेंज क्या है और लो टाइड रेंज क्या है। तो ये टाइडल रेंज है। तो इस एरिया में सेम रीजन है, सेम एरिया है, जहां पर टाइड लोअर साइड में कितनी हो सकती है और मैक्सिमम वाटर लेवल क्या हो सकती है। तो ये हाई टाइड रेंज है, जो टाइडल रेंज यहाँ पे दिखाई देती है, और सबसे कम पानी जब होता है तो ये लो टाइड रेंज कहलाती है। तो ये किस वजह से होता है? तो ये मून, यहाँ पे अर्थ और ये जो सन है, ये जब एक ही लाइन में आते हैं तब ये हाई टाइड
और लो टाइड रीजन्स यहाँ पे जनरेट होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। तो ये जब एक ही लाइन में आते हैं तो ये एरिया में हाई टाइड जनरेट होती है। तो अर्थ का ये जो एरिया होगा उस टाइम यहाँ पे ये हाई टाइड रीजन जनरेट होगा और उसके एग्जैक्ट 90 डिग्रीज में यहाँ पे ये लो टाइड रीजन जनरेट होगा। और जैसे आपको मालूम है अर्थ की मूवमेंट होती है, उसी हिसाब से जैसे ही मूवमेंट होगा उस हिसाब से ये रीजन चेंज होगा और यहाँ पे फिर ये दूसरे रीजन को, ये जो पहले लो टाइड में था ये फिर हाई टाइड में कन्वर्ट होगा और जो पहले लो टाइड हाई टाइड में था वो बाद में लो टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से महीने में 2 बार ये हाई टाइड और लो टाइड एक्टिविटी होते रहती है। जैसे कि ये आपको फोटोग्राफ से पता चल जाता है कि अगर आप ये साइन देखेंगे तो ये एरिया जो है ये सेम एरिया, तो हाई टाइड में इतना वाटर लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है और लो टाइड में ये वाटर यहाँ तक चला गया है। तो इस रेंज में वाटर पार्टिकल ही नहीं है और यहाँ पे जब हाई टाइड रेंज जब होती है तो इसका वाटर लेवल इतना बढ़ जाता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ये स्प्रिंग टाइड जिसको हम कह देंगे, तो ये हाई टाइड और लो टाइड के बेसिस पे आप हाई टाइड लाइंस और लो टाइड लाइंस यहाँ पे फाइनलाइज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में आप कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो आप फाइनल कर सकते हैं और फिर आपको सीआरजेड एक्ट के अंदर जो रूल्स है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप सीआरजेड रेगुलेशंस देखेंगे तो ये स्टार्टिंग में 1991 में जो नोटिफिकेशन निकला था, उसके बाद में 2003 में उसके कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके बाद में 2011 में कुछ गाइडलाइंस आए, उसके बाद में 2018 और 2019 में भी कुछ गाइडलाइंस आए और कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पे हो चुके हैं। लेकिन अगर हम जनरलाइज बात करेंगे तो सीआरजेड में ये मेन कैटेगरीज है, इसमें अलग अलग जोन्स है। जैसे कि सीआरजेड 1 जोन जो है तो इसमें इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जो है वो आएंगे सीआरजेड 1 में, और जहां पे आपको इकोसिस्टम मेंटेन करना जरूरी है कोस्ट के आसपास, तो ये एरिया है कोस्टल रेगुलेशन जोन 1। तो यहाँ पे परमिशन क्या हो सकती है, तो नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन की परमिशन आपको यहाँ पे मिल सकती है, या फिर जो सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन है उसकी भी यहाँ पे आपको परमिशन मिल सकती है। यानी कि आपको ये पहले पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली सीआरजेड 1 एरिया क्या है। तो ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है और जहाँ पे इकोसिस्टम मेंटेन करना जरूरी है ऐसा एरिया। लेकिन ये एक्सेप्शनल है, यानी कि आपको परमिशंस मिल सकती है सॉल्ट एक्सट्रैक्शन के लिए और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन के लिए। फिर है सेकंड एरिया जो है सीआरजेड 2। तो ये एरिया डेवलप कर सकते हैं आप शोर लाइन ऑफ द कोस्ट तक। तो ये शोर लाइन तक आप अगर डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसमें भी कुछ परमिशंस आपको मिल सकती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, क्योंकि आपको अगर डेवलपमेंट करना है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना जरूरी होगी। तो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए आपको परमिशन मिल सकती है विथ कुछ कंडीशंस और कुछ गाइडलाइंस। यहाँ पे कुछ रिकंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, कुछ ऑथराइज बिल्डिंग भी यहाँ पे परमिशन मिल सकती है आपको, और जो भी एग्जिस्टिंग है बिल्डिंग्स उसमें भी आप चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है सीआरजेड 2। फिर है सीआरजेड 3। सीआरजेड 3 में मेनली आपका अर्बन और रूरल एरिया जो आएगा, जो सीआरजेड 1 में और 2 में नहीं है लेकिन रूरल और अर्बन एरिया को टच में है, तो ये एरिया आता है सीआरजेड 3। तो ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे म्युनिसिपैलिटी का कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ऐसे एरिया जो है वो चाहे रूरल एरिया से कनेक्ट हो या अर्बन एरिया से कनेक्ट हो, लेकिन जो सीआरजेड 1 और 2 में नहीं है, तो यहाँ पे ये सीआरजेड 3 बन जाएगा। तो सीआरजेड 3 में स्पेशल कुछ परमिशंस मिलती है, जैसे कि कुछ एक्टिविटीज होती है एग्रीकल्चर की या फिर हॉर्टिकल्चर की, गार्डन्स की या पॉस्चर्स की या पार्क्स की, प्ले फील्ड्स या फॉरेस्ट्री या सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग जो सी वाटर से आप कर सकते हैं, सॉल्ट एक्सट्रैक्शन जिसको नॉर्मली हम कहते हैं, या फिर इवेपोरेशन प्रोसेस से भी हम सॉल्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज जो है इसका परमिशन आपको मिल सकता है सीआरजेड 3 में। उसके अलावा जो रिपेयरिंग एक्टिविटीज, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से वहां पे एग्जिस्टिंग
बिल्डिंग से उनको रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, या फिर जो पब्लिक फैसिलिटीज है तो पब्लिक फैसिलिटीज के लिए आपको कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको यहाँ पे परमिशन मिल सकती है। फिर है CRZ4, तो जो एरियाज अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में है या फिर लक्षद्वीप या स्मॉल आइलैंड्स जो है वहां पर है, तो ये सभी एरियाज को हम CRZ4 कह सकते हैं। तो इसमें जो CRZ1, 2 में या 3 में जो नहीं है, तो उसके अलावा जो आइलैंड्स है, जो स्मॉल आइलैंड्स है, तो ये सभी आइलैंड CRZ4 में आते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट आप यहाँ पे नहीं फेंक सकते। तो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट जैसे नॉर्मली हम अर्बन या रूरल एरियाज में देखेंगे तो डेली बेसिस पे कितने सारे केजीज या टन्स में सॉलिड वेस्ट जनरेट होती है और फिर हम उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी करते हैं। लेकिन CRZ4 में आपका सॉलिड वेस्ट जनरेशन के लिए आपको परमिशन नहीं है। आपको जो भी वेस्ट होगी आपको कैरी करना होगा, और आपको जो CRZ1, 2, 3 या कोई अलग एरियाज है वहां पे आपको ये कैरी करके या ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये CRZ4 का स्पेशलिटी है। इसमें स्पेशल कुछ परमिशन आपको मिलती है, जैसे कि यहाँ पे कोरल्स और सैंड्स जो बीच से या कोस्टल वाटर से मिलते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए आप नहीं यूज कर सकते। तो ये स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस है, और बाकी के जो सैंड्स है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर जो ड्रेजिंग या अंडर वाटर ब्लास्टिंग की जो एक्टिविटीज है या फिर जो कोरल फॉर्मुलेशन की एक्टिविटीज है, ये भी आपको यहाँ पे परमिशन नहीं है। तो ये स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस है जो CRZ4 यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड या स्मॉल आइलैंड्स में है। तो यहाँ पर ये जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है नॉर्मली जो हम कैरी करते हैं, ये सभी एक्टिविटीज का यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है इसको हम कहते हैं CRZ रिस्ट्रिक्शंस। तो अभी तक हमने जो बातें कही थी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या होती है, एसिड रेन कंसेप्ट क्या है, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, या फिर जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं या फिर अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एसिड रेन के हमने एडवर्स इफेक्ट देख लिए, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउसेस के एडवर्स इफेक्ट हमने देख लिए। तो इनके लिए जो मिटिगेशन मेजर्स है, तो ओवरऑल मेजर्स या जनरलाइज मेजर जो है उसमें आपको सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस क्या है, तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी को आपको फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी जो हो सकती है तो क्लीन कोल बर्निंग। तो आपके यहाँ पर आज भी हम कोल का यूटिलाइजेशन करके पावर जनरेट करते हैं, और कोल का यूटिलाइज करके पावर जनरेशन ये मेन एक्टिविटी है जो आज भी चल रही है। तो अगर पावर जनरेशन करना ही है आपको, कोल का यूटिलाइजेशन आपको करना ही है, उसको अभी आज के डेट में आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो ये जो कोल बर्निंग प्रोसेस है ये क्लीन करनी चाहिए। यानी कि जो कार्बन एमिशंस है तो ये कार्बन एमिशंस कम से कम होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये कार्बन एमिशंस रिड्यूस करने के लिए आपको कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज करना पड़ेगा, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप कार्बन एमिशन रिड्यूस कर सकते हैं। या फिर जो आपका एनर्जी का यूज है या फिर एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज आपको अडॉप्ट करनी होगी। जैसे आज के डेट में हमने इनकैंडेसेंट लैम्प से CFL कन्वर्जन किया, CFL से LED कन्वर्जन किया, और LED से अलग फिर और कुछ टेक्नोलॉजी आपको एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करनी होगी। या फिर जैसे अगर आप इंडिया में देखेंगे तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है BEE, जिसमें हम 5 स्टार रेटिंग्स के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। यानी कि ये 5 स्टार का मीनिंग है कि ये सबसे एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर है या फिर एयर कंडीशनर है या फिर अलग अलग जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, जैसे कि वॉशिंग मशीन्स भी है, फ्रीजर्स भी है, कूलर्स भी है। तो अगर आप एनर्जी एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स आप यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। या फिर आपने अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया, नेचुरल लाइट का यूटिलाइजेशन किया, सोलर यूज किया, विंड यूज किया, तो उसका भी एनर्जी का लोड जो है आपका रिड्यूस हो सकता है, एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस हो सकता है। अगर आपने कुछ फ्यूल में चेंजेस किए, जैसे कि अगर हम कोल यूज कर रहे हैं तो कोल की जगह आप नेचुरल गैस यूज कर सकते हैं, या बायोमास या बायो ब्रिक्वेट जैसे
कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपका जो फॉसिल फ्यूल का जो लोड या फॉसिल फ्यूल का जो बर्निंग प्रोसेस है उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं, जिनकी वजह से कार्बन एमिशन रिड्यूस होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वेस्ट टू एनर्जी यानी कि बायोमिथेनेशन प्रोसेस भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर जो रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है यानी कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी या फिर बायोमास एनर्जी, बायोमिथेनेशन एनर्जी, ये भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से फॉसिल फ्यूल के सोर्सेस है उसका कंजम्पशन या लोड कम हो जाएगा। फिर आपको CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्बिंग जो सिंक्स है या स्टोरेज कैपेसिटी उसको बढ़ाना चाहिए। तो इसमें सबसे सिंपल और अच्छा तरीका है अफॉरेस्टेशन यानी रिफॉरेस्टेशन। तो आपको प्लांटेशन करना चाहिए, ट्रीज का नंबर बढ़ाना चाहिए, क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए, जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होता है वो मैक्सिमम ट्रीज यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिनकी वजह से एयर फिल्ट्रेशन भी होता है, वाटर फिल्ट्रेशन भी हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको कुछ इनोवेटिव बिजनेस पार्टनर्स मिल जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ टेक्नोलॉजी चेंज के लिए या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए या एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज के लिए आपको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है। तो आपको कुछ टेक्नोलॉजी होल्डर्स या इक्विपमेंट सप्लायर्स से भी टाई अप करना चाहिए जहां पर CO2 रिडक्शन होना चाहिए, या फिर आप कुछ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने कार्बन ट्रेडिंग की बात की, कार्बन क्रेडिट्स की बात की, तो ऐसे भी कुछ कंसेप्ट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आज की डेट में हम जो बात कर रहे हैं जो ई व्हीकल्स की, तो यहाँ पे आप ई व्हीकल्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बेसिस पे यहाँ पे मेजर चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं और जिनकी वजह से कार्बन एमिशन यहाँ पे कम हो सकता है। तो ये कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आपको अडॉप्ट करनी होगी और कुछ टेक्नोलॉजीज में भी आपको चेंजेस करनी होगी। तो जैसे हमने क्योटो प्रोटोकॉल में पढ़ा था, जो स्पेशली CDM टेक्नोलॉजी, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी थी, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कम करना चाहिए। एनर्जी सेक्टर्स में अगर हमने देखा तो 70% ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन यहाँ पे होता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या कोल का कंबशन या फिर इंडस्ट्रियल फ्यूल का एक्टिविटी, डोमेस्टिक फ्यूल का एक्टिविटीज या ऑटोमोबाइल में एनर्जी यूटिलाइजेशन होना या फिर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में होना, एविएशन में होना, तो ये यहाँ पे आपको मेजर फोकस करना पड़ेगा, जहां पर आपको CO2 रिडक्शन करने के लिए आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग फ्यूल्स के बारे में सोचना होगा। फिर जो इंडस्ट्रियल या फिर बिल्डिंग से कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पर भी जो एनर्जी इफिशियंसी, ये एनर्जी इफिशियंसी आपको बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हमने बात कही थी कि आपको LEDs या LEDs जैसे प्रोडक्ट आपको खरीदने होंगे, या फिर जो एनर्जी इफिशियंट टेक्नोलॉजीज या इक्विपमेंट्स है, जैसे कि हमने BE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी 5 स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स है, उनको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है या फिर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज है, वहां पे आपको सोलर का अगर आपने यूटिलाइजेशन किया तो वहां पे आपका एनर्जी इफिशियंसी बढ़ जाएगा। उसके अलावा जो मीथेन है, तो मीथेन का भी परसेंटेज आपने कम करना चाहिए। जैसे कि एग्रीकल्चरल बर्निंग होता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्रीकल्चरल जो रेसिड्यूज है उनको बर्न करते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे मीथेन जनरेट होता है। या फिर जो मैन्योर्स होते हैं, ये मैन्योर्स भी मैनेज करना चाहिए, जिनकी वजह से जो मीथेन जनरेट होता है उसको आपने कंट्रोल करना चाहिए। तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल साइट्स या लैंड फिलिंग जिसको हम कहते हैं, या फिर वेस्ट वाटर हैंडलिंग के साइट से, वेस्ट के इंसिनरेशन के साइट से, या फिर जो फर्मेंटेशन एक्टिविटीज है, ये सभी बायोडिग्रेडेबल एक्टिविटीज है जिसमें मीथेन जनरेट होता है, उसमें भी आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि CO2 और मीथेन ये ग्रीन हाउस गैसेस के मेजर पार्ट्स हैं। तो अगर आपने इनको कंट्रोल किया तो बहुत सारी बातें यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी बाकी जो GHG के जो एलिमेंट्स है, जिसमें HFC है या PFC है या SF6 है या फिर जो N2O है, तो ये भी एलिमेंट्स आपको कंट्रोल करना है। तो इसमें अलग अलग जो HFC है जिसको रिप्लेस किया है HCFC ने, या फिर जो CFC पहले था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको अभी हाइड्रोजन से रिप्लेस किया है और HCFC या HFC जैसे प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज और मटेरियल चेंज है जिनकी वजह से आपके जो ग्रीन हाउस गैसेस पे जो इफेक्ट है या परसेंटेज या वॉल्यूम है
वो आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंसिनरेशन, बर्निंग या कंबशन एक्टिविटीज जिसको हम कहते हैं या जिसको हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, वो एक्टिविटीज को आपको कंट्रोल करना है, एलिमेंट्स को कंट्रोल करना है। और अगर GHG एमिशंस, कार्बन एमिशंस रिड्यूस होता है तो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।